हो रहा है ना? हाँ। तो जैसे जब हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो इफेक्टिवनेस वाले पार्ट में जितना ज़्यादा फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग करेगा, बोरोन का ऑक्टेट उतना ही ज़्यादा कंप्लीट होगा। हम लोग इस टर्म में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चारों मॉलिक्यूल्स में लास्ट वाले केस में 3 फ्लोरीन है, जबकि सेकंड वाले केस में 1 फ्लोरीन है, थर्ड वाले केस में 2 फ्लोरीन है, और पहले वाले केस में कोई फ्लोरीन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस BF3 में आएगा, फिर उसके बाद BHF2 में आएगा, फिर उसके बाद BH2F में आएगा, और सबसे लास्ट में हम लोग BH3 को ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग लेविस एसिडिक कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि बोरोन के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब बोरोन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में है। अगर बोरोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में है, तो इसका मतलब हम लोग लेविस एसिडिक कैरेक्टर के टर्म में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लेविस एसिडिक कैरेक्टर करेंगे कंपेयर, तो जितना इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, ऑक्टेट उतना ज़्यादा कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो जब हम लोग का लेविस एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन होगा, तो जिसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका लेविस एसिडिक कैरेक्टर सबसे वीक निकल के आएगा। तो BF3 सबसे लेस एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, सबसे पुअरेस्ट लेविस एसिड के जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं। लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। BF3 में सबसे कम होगा, फिर BHF2 में आएगा, फिर उसके बाद BH2F में आएगा, और सबसे हाईएस्ट लेविस एसिडिक कैरेक्टर BH3 वाले पार्ट में आएगा। अब एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे मान लो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होना है, और ऊपर ऐसा मेंशन नहीं किया था कि हम लोग एडक्ट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। बेसिकली नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा है बोरोन वाले पार्ट में। तो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा और जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ज़्यादा इजीली या ज़्यादा डोमिनेंटली रिएक्शन करना चाहता है, ज़्यादा विगरसली रिएक्शन करना चाहता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराओ, ज़्यादा हीट लिबरेट होता है। तो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा और जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इन दोनों के बीच का रिएक्शन, इन दोनों के बीच का इंट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगर हम लोग का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने चले हम लोग, तो जैसे एक चीज़ दिख रहा है कि NH3 हर जगह सेम है, इसका मतलब NH3 वाला पार्ट तो सेम ही एटम है, सेम ही का मॉलिक्यूल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो लेविस बेस लोन पे डोनेट जो कर रहा है वो एक्जैक्टली सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन लेविस एसिडिक कैरेक्टर में अभी दिखा था कि BF3 सबसे वीक लेविस एसिड है। तो जिस केस में हम लोग का लेविस एसिड वाला पार्ट सबसे वीक होगा, उस केस में इंट्रैक्शन भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट का, सॉरी उस केस में इंट्रैक्शन एसिड और बेस वाले पार्ट का सबसे वीकर निकल के आएगा। तो इंट्रैक्शन वाइज सबसे पुअरेस्ट इंट्रैक्शन एडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, ऐसा लिख देते हैं, इंट्रैक्शन फॉर एडक्ट फॉर्मेशन, जो हम लोग का एडक्ट फॉर्मेशन है, उसके लिए सबसे पुअरेस्ट इंट्रैक्शन BF3 में आएगा, फिर उसके बाद BHF2 में आएगा, फिर उसके बाद BH2F में आएगा, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन BH3 वाले पार्ट में आएगा। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसको ब्रेक करने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उतना ही हायर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। तो जितना इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब इस केस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन फर्स्ट वाला केस है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। फिर उसके बाद सेकंड वाला केस, तो बॉन्ड एनर्जी थोड़ा कम होगा। थर्ड वाले केस में इंट्रैक्शन और वीक हुआ, मतलब बॉन्ड और वीक हुआ, तो बॉन्ड एनर्जी और वीक हुआ। और फोर्थ वाले केस में बॉन्ड सबसे वीक बना इन दोनों के बीच में। बोरोन के इंटरनल पार्ट की बात नहीं कर रहे, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हुआ, वो सबसे वीक इंट्रैक्शन फोर्थ वाले केस में आया। तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड फोर्थ वाले केस में आएगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी सबसे कम निकल के आ जाएगा। समझ आया? चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन सोच के देखो, दिमाग लगा के देखो। कंपेयर द बोरोन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी इन
सोच के देखो, थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, दिमाग लगा के देखो। बोरोन नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी इस बार भी कंपेयर करना है, बट इस बार मॉलिक्यूल में यहाँ बोरोन के साथ OCH3 होल थ्राइस है और दूसरे में BH3 वाला पार्ट है। जल्दी सोचो भाई। तो पहले वाले में BF3 का कम होगा। पहले वाले में BF3 का कम होगा, पक्का? हाँ सर। क्योंकि हम रीजन नहीं पूछेंगे, सवाल बहुत अच्छा है ये। बताओ भाई, रीजन बताओ। सर आप कंफर्म करेंगे मेरा आंसर सही है तब मैं रीजन बताऊंगा। नहीं ठीक है, हम फिर भी रीजन जानना चाहेंगे। आंसर तो ऐसे थोड़ा गलत है, बट रीजन बताओ।
थोड़ा का आंसर गलत ही है, इधर पहला सही होगा नहीं तो दूसरा होगा। बट रीजन हम्म। बताओ, रीजन जानना चाहेंगे, अगर उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा। बताओ। सर BF3 में हाँ। ने, टोटल नेबरिंग एटम्स को मिला के 9 इलेक्ट्रॉन पेयर, 9 मतलब लोन पेयर निकल के आ रहा है। ठीक जबकि है। BOCH3 होल थाइस में हम्म। 6 लोन पेयर निकल के आ रहा है। तो ठीक है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हम्म। BF3 में कि हम्म। B का जो 2p ऑर्बिटल है वो फिल्ड रहेगा। हम्म। इसका मतलब उसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम रहेगा, मतलब लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहेगा। हम्म। जिसके कारण वो, मतलब बी का इंटरेक्शन होगा तो हम्म। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होगा। हाँ, ये एक चीज बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा रीजन मेंशन किया जा सकता है। बट जैसे उसको एक और तरीके से समझने का है। एक्चुअल में हम लोग आगे बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर भी करेंगे। मान लो हम लोग जैसे लेविस एसिड और लेविस बेस बोल रहे हैं, तो अभी हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा, मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट लेविस बेस है, इसको लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, दूसरी साइड में एसिड है। अभी हम लोग का लेविस बेस और लेविस एसिड का इंट्रैक्शन बाहर बाहर का चल रहा है, लेकिन बैक बॉन्डिंग भी तो लेविस एसिड लेविस बेस इंट्रैक्शन है, सर मतलब मुझे बोरोन के सुनाई नहीं साथ। दे रहा सर। कान खराब हो गया तेरा? क्या हो गया भाई? केवल तुमको प्रॉब्लम आ रहा है आदित्य, बाकी लोगों को ऐसा दिक्कत कुछ? नो सर। नो सर। बाकी लोगों को तो दिक्कत नहीं है। हाँ आदित्य, अभी सुनाई दे रहा है? आदित्य। ऑफलाइन हो गया होगा। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम। हाँ आदित्य, आवाज आ रहा है? इसके नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक सेकंड रुको। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड। हाँ, तो जैसे उसमें हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि भले ही हम लोग का लेविस बेस और लेविस एसिड का इंट्रैक्शन है, बट बैक बॉन्डिंग भी खुद ही लेविस बेस और लेविस एसिड का इंट्रैक्शन है, मतलब बैक बॉन्डिंग खुद भी तो लेविस एसिड और लेविस बेस का इंट्रैक्शन है। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले कि हम लोग के बोरोन वाले पार्ट के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच्ड है, और बोरोन वाले पार्ट के साथ फ्लोरीन वाला पार्ट अटैच्ड है, तो फ्लोरीन भी लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता है और ऑक्सीजन वाला पार्ट भी लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर सकता है। और इन दोनों केसेस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट नहीं करना चाहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की कैपेसिटी। तो जिस केस में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की कैपेसिटी हाइयर होगी, डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम देना पड़ चाहेगा, मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी। तो इस केस में फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, ऑल्दो इसके पास 3 लोन पेयर हैं, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी बड़े गैप के साथ ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग्स स्केल पे 4.0 माना जाता है, जबकि ऑक्सीजन वाले पार्ट का 3.2 के बराबर होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी में कम होता है। ऑल्दो डोनेट कर सकता है बैक बॉन्डिंग में, क्योंकि बैक बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन डोनेट सर करके वापस। हाँ बोलो। सर ऑक्सीजन का 3.5 ना होता है। 3.5 होता है? ठीक है, 3.5 होता है। तो इस केस में क्लोरीन वाला जो पार्ट है वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी में थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन वाला पार्ट। और ये चीज़ हम लोग आगे कंपेयर करेंगे भी बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में, कि जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपना लोन पेयर कम डोनेट करना चाहेगा, और अगर कम डोनेट करना चाहेगा मतलब लेस बेसिक निकल के आ जाएगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब, अगर हम लेविस बेस के हिसाब से बात करें, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कम डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर कम डोनेट करेगा मतलब वीकर लेविस बेस होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो भले ही फ्लोरीन के ऊपर ज़्यादा लोन पेयर है, लेकिन फ्लोरीन वाला पार्ट वीक बेस है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो इन दोनों में, क्योंकि फ्लोरीन वाले पार्ट का बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग की जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन वाला पार्ट ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कर पाएगा विद बोरोन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन।
तो इन दोनों केसेस में हम लोग का ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग पहले वाले केस में निकल के आ रहा। और जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा बोरोन का ऑक्टेट उतना ज़्यादा कंप्लीट होगा, और बोरोन का ऑक्टेट जितना ज़्यादा कंप्लीट होगा ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन उतना ही कम लेना चाहेगा, मतलब बॉन्ड वीक बनेगा, इंट्रैक्शन वीक बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट कम निकल के आ जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट अभी के लिए ध्यान रखना, ऑल्दो इस चीज़ का मतलब ये क्वेश्चन हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर होगा, और ये जो कंपैरिजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये केवल अलोंग द पीरियड कंपेयर करना, डाउन द ग्रुप नहीं। अगर हम लोग अलोंग द पीरियड अलग अलग एटम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उस केस में अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग के OCS3 वाले पार्ट का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, और अगर ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कर पाएगा तो इसके लेविस एसिडिक कैरेक्टर को ज़्यादा रिड्यूस कर पाएगा। और जितना पुअर लेविस एसिड, उस केस में अडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ होगा। तो इस केस में हम लोग का बॉन्ड एनर्जी आराम से सेकेंड वाले केस में ज़्यादा निकल के आ जाएगा। तो पहले वाले केस में एक रीज़न हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि more effective back bonding in BOCS3 whole thrice as compared to BF3। तो इसीलिए हम लोगों का जो लेविस एसिड का इंट्रैक्शन है वो जस्ट उल्टा ऑर्डर में लेकर के चल लेंगे। तो उस केस में बॉन्ड एनर्जी वाला पार्ट जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो आराम से पहले वाले केस का बॉन्ड एनर्जी थोड़ा वीक निकल के आएगा, क्योंकि बॉन्ड का इंट्रैक्शन ही थोड़ा वीक है अडक्ट वाले पार्ट में। दूसरे वाले केस में बॉन्ड एनर्जी थोड़ा ज़्यादा निकल के आ जाएगा। सेकेंड वाले केस में क्या होना चाहिए? जल्दी सोचो। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन सोच के देखो। इस चीज़ को हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा वहाँ पे चीज़। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड वाले सेकेंड केस में वाला में पहला केस में सी और एच का बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ सी और एन और बी का होगा बैक बॉन्डिंग। एन और बी का बैक बॉन्डिंग तो नहीं, एन और बी में तो वो होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, केवल बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे उसको। उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना बेसिकली। BH3 अलग एंटिटी है और ये कंपाउंड अलग है, और इन दोनों के बीच में को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको बैक बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। बैक बॉन्डिंग का मतलब पहले एक बॉन्ड था फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है। ये तो नॉर्मल एक इंट्रैक्शन है, लेकिन हाँ ठीक है, वो चीज़ ठीक है, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता। सोच के देखो जल्दी, क्या आंसर होगा? सर तो सेकेंड वाले केस में एन का ऑक्टेट ज़्यादा कंप्लीट रहेगा, तो वो मतलब लोड पेयर देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा उसका। सेकेंड वाले केस में एन का ऑक्टेट ज़्यादा कंप्लीट रहेगा। एन का ऑक्टेट तो दोनों केसेस में ज़्यादा कंप्लीट रहेगा। और कुछ आंसर? सर पहले वाला का ज्यादा स्ट्रांग होगा क्या? क्यों? सर क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एन के पास एक ही ऑप्शन है, बी को दे दे अपना ठीक है, लोन पे। ठीक है। जबकि दूसरे वाले में एक ऑप्शन है उसके पास कि बैक बॉन्डिंग शो करे और हम्म, एस सिलिकॉन को दे दे अपना लोन पे। तो ठीक है। उस केस में सिलिकॉन को अपना लोन पे दे देगा तो फिर ज्यादा चांस है, मतलब यहाँ पे तो बस पहले वाले केस में तो बी को ही दे रहा था, जबकि यहाँ पे सिलिकॉन को भी दे सकता है, बोरॉन को भी दे सकता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा इंटरेक्शन वीक होगा, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम निकल के आएगा। एग्जैक्टली जैसे अभी तक हम लोग दोनों जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों क्वेश्चंस में हम लोग का जो कंपैरिजन चल रहा था वो एसिड के स्ट्रेंथ के ऊपर चल रहा था, कि जो लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या है। जिस केस में लेविस एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उस केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा बनेगा। जबकि यहाँ पॉइंट तो मेंशन किया ही था
कि स्ट्रॉन्गर बेस हुआ या स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ तो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। तो BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था, इसके वजह से खुद का ऑक्टेट पूरा हो रहा था तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी घट रही थी। जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ में जैसे मान लो N CH3 होल थ्राइस है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3, नाइट्रोजन के ऊपर दूसरा CH3, नाइट्रोजन के ऊपर तीसरा CH3। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है बट कार्बन का ऑक्टेट पूरा है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। इसका मतलब यहाँ वाले केस में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता। तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता तो लोन पेयर जैसा है वैसा ही रहेगा। जबकि दूसरे वाले केस में एक SiH3 दे रखा था, दूसरे साइड CH3 दे रखा था और एक और CH3। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, सिलिकॉन का भी ऑक्टेट पूरा है, लेकिन लास्ट क्लास में एग्जांपल मेंशन किया था और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल मेंशन किए थे, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसका मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट आराम से बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट बैक बॉन्डिंग करेगा तो हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल सकते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया तो इस बार जैसे हम लोग इस पूरे एंटिटी को लेविस बेस बोल रहे थे, क्योंकि नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर आराम से डोनेट कर सकता था। तो लॉजिकली सोच सकते हैं ऐसा, लोन पेयर जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर होता ही है, लेकिन इन जनरल दोनों तरफ तो नाइट्रोजन दे रखा, तो दोनों एटम अगर सेम है तो उस केस में उस पार्टिकुलर एटम पे लोन पेयर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में जब सेकंड वाले केस में बैक बॉन्डिंग हुआ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ठीक है, कुछ देर के लिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर वापस आ गया, लेकिन एटलीस्ट कुछ पार्ट तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपये है और हमको किसी बाहर वाले को देना है, तो ठीक है हम बाहर वाले को दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरे घर में कोई बोला कि हमको भी थोड़ा सा पैसा दो तो हम उसको मान लो 10 रुपये भी देते हैं, तो बाहर वाले को देने के लिए तो 90 ही रुपये रह जाएगा मेरे पास। तो एग्जैक्टली एक चीज़ यहाँ पे है, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर वाला पार्ट खुद बाहर वाले को डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल है। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से लेविस बेसिक पार्ट मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट या लेविस बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट डिक्रीज कर रहा था। तो इस केस में जो हम लोग का बैक बॉन्डिंग था उससे लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। बट इधर के केस में बैक बॉन्डिंग होने से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज का मतलब अपने ऊपर एग्जिस्ट ना करके कहीं और चला जा रहा है, तो भी लेविस बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग का डिक्रीज कर रहा है। और लेविस बेसिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करा तो इसका मतलब इंट्रैक्शन फिर से वीक निकल के आ सकता है। तो इन दोनों केसेस में अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में पहले वाले में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता, जबकि दूसरे वाले केस में बैक बॉन्डिंग हो सकता है। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर नहीं रहेगा, तो डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल है। अगर डोनेट करने के लिए कम अवेलेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट भी डेफिनेटली कम होगा। तो पहला वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, दूसरा वाला पार्ट थोड़ा वीकर बेस है। तो इस केस में फर्स्ट वाले केस में और सेकेंड वाले केस में लेविस एसिड तो सेम है, जबकि लेविस बेस वाले पार्ट में ये स्ट्रॉन्गर बेस था जबकि दूसरा वाला पार्ट थोड़ा वीकर बेस था। तो जितना स्ट्रॉन्गर बेस उतना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन करेगा, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, और अगर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगा इसका मतलब आराम से बॉन्ड एनर्जी फर्स्ट वाले पार्ट में ज़्यादा निकल के आ सकता है एज कम्पेयर टू सेकेंड। समझ आया बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने का पार्ट? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। तो नीचे स्क्रॉल करिए ना, क्या? और नीचे स्क्रॉल करिए ना। ये? हाँ सर। हाँ तो बोलो। यहाँ पे जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसमें हाँ एक CH3 को हटा के हम लोग एक और SiH3 डाल देंगे, ठीक तो है। लुईस बेसिक कैरेक्टर और घटेगा ना। और घटेगा। अब जितना ज़्यादा लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में जाएगा, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर कम रहेगा, जैसे उसको ऐसा समझ लो कि सेम कंडीशन है मेरे पास, ठीक है 100 रुपये है, बाहर वाले को देना था, बाहर वाले को डोनेट करना था, बट हम लोग के घर में किसी एक पर्सन को डोनेट करना रहा, तो मान लो इसको हम 10 रुपये दिए तो बाहर वाले को 90 दे पाए। बट अगर एक के जगह पे दो आदमी को डोनेट करना हुआ घर के अंदर ही, तो एक को 10 दिए तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो बाहर वाले को और भी कम अमाउंट दे पाएंगे। इसका मतलब लुईस बेसिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा डिक्रीज करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना ज़्यादा डोनेट
आप आपस में जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाहर वाले को देने के लिए उतना ही कम अवेलेबल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई तो क्या ही करना है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन एक फैक्ट है बेसिकली, जो लास्ट क्लास में शायद मेंशन किया था। ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन इज पिरामिडल इन शेप, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, पिरामिडल टेस्ट इन में भी आया शेप। था हाँ एग्जाम में भी दे दिए थे। और गलती भी कर दी है। बढ़िया है। वेयर एज ट्राई सिलाइल अमीन इज प्लानर, वाई? बताओ भाई वाई। ये सवाल जी एडवांस सवाल आया हुआ है, नीट में भी सवाल आया हुआ है, मेंस में भी सवाल आया हुआ है, यही सवाल 4 बार रिपीट हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में एक ही बार आया है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है सवाल। ट्राइसिलाइलामीन इज पिरामिडल इन शेप whereas ट्राइमिथाइलामीन, सॉरी, ट्राई मिथाइलामीन इज पिरामिडल इन शेप whereas ट्राइसिलाइलामीन इज प्लानर, भाई। तो रीजन क्या है? तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इससे सिंपल रीजन तो कुछ हो नहीं सकता। बैक बॉन्डिंग हो रहा है इसलिए ऊपर वाला पार्ट पिरामिडल है, और सॉरी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है इसलिए पहला वाला केस पिरामिडल है जबकि दूसरा वाला केस प्लानर शेप का है। ट्राई मिथाइल अमीन का मतलब हो गया नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग टोटल 3 मिथाइल ग्रुप लगा रखे हैं, CH3 ग्रुप। जबकि ट्राई सिलाइल में मिथाइल की जगह पे हम लोग सिलिकॉन, मतलब कार्बन की जगह पे सिलिकॉन डाल देंगे, तो मिथाइल की जगह पे सिलाइल ग्रुप बोल, उसको आराम से बोल सकते हैं। जैसे ऐसा होता है, CH4 का मतलब मीथेन होता है, तो इसमें जब CH4 के जगह पे कार्बन को कहीं अटैच करके यहाँ CH3 कर दे हम लोग, तो इसको हम लोग मीथेन के जगह पे मिथाइल बोल सकते हैं। इस केस में ट्राइसिलाइलामीन वाले पार्ट में नाइट्रोजन के साथ 3 SiH3 वाला पार्ट होगा। पहले वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 होगा, जबकि दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 3 SiH3 होगा। और सिलिकॉन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल होने के वजह से हम लोग आराम से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करा सकते हैं। तो अगर हम लोग बैक बॉन्डिंग कराएंगे, तो लास्ट क्लास में एक चीज़ मेंशन किया था, हाइब्रिडाइजेशन में चेंज चेंज कर भी सकता है, चेंज नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। तो इस केस में बैक बॉन्डिंग वाला पार्ट होगा, फर्स्ट वाले केस में बैक बॉन्डिंग तो नहीं होने वाला। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, और इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब एक लोन पेयर होता है तो उस केस में हम लोग के पास पिरामिडल शेप निकल के आता है। जबकि बैक बॉन्डिंग होने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली डिलोकलाइज हो जाता है, 3 जगह डिलोकलाइजेशन में चला गया या 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होने की वजह से हम लोग के नाइट्रोजन वाले पार्ट का लोन पेयर वहीं पे कम अवेलेबल रहेगा, और अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन पे ही कम अवेलेबल हुआ तो इसके वजह से हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं थियोरेटिकली कि लोन पेयर इज नॉट कंसिडर्ड इज नॉट कंसिडर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। और जब उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करेंगे तब उस केस में नाइट्रोजन वाले पार्ट का हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 की जगह पे sp2 आएगा, और sp2 वाले पार्ट का मतलब हो गया हम लोग ट्राइगोनल प्लानर शेप की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ट्रायंगुलर प्लानर शेप वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ट्राइसिलाइलामीन वाले पार्ट का जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ऐसे एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, उससे हम लोग ये थ्योरेटिकल फैक्ट निकाले हैं कि चलो ठीक है भाई, प्लानर शेप आया तो ऐसा टेट्राहेड्रल में तो नहीं होता, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो नहीं हो सकता, तो ऐसा प्लानर शेप क्यों आ रहा है? तो हो सकता है कि बैक बॉन्डिंग बहुत इफेक्टिव रहा होगा, और अगर बैक बॉन्डिंग बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा तो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पाया होगा। बट जब सवाल पूछता है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा थ्योरी है, तो उसके हिसाब से ऐसा वैल्यू निकल के आएगा। वो उल्टा रहा है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को हम लोग थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उल्टा बोल रहे हैं कि नहीं भैया, नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में बहुत इफेक्टिवली जा रहा है तो उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसका मतलब प्लानर शिप होगा। लेकिन ये थोड़ा गलत टाइप का कंसिडरेशन है कि लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग में जाएगा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। कभी कभी करेंगे, कभी कभी नहीं करते हैं, डिपेंड करता है बैक बॉन्डिंग का इफेक्टिवनेस कितना ज़्यादा है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अपने एनसीईआरटी में दे रखा है क्लास 12th में नाइट्रोजन फैमिली वाले पार्ट में, तो इस पार्ट को हम लोग को ध्यान रखना होता है
बैक बॉन्डिंग एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग में नहीं दे रखा, बैक बॉन्डिंग थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग से बाहर का टॉपिक, पी ब्लॉक वगैरह सब में दे रखा है, बट क्योंकि जनरलाइज कंसेप्ट है तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में ये कंसेप्ट दे रखा है, तो इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जांपल का ध्यान रखते हैं जहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, मॉलिक्यूल प्लानर निकल के आ सकता है। और तुम लोगों को एक सवाल छुड़वाया था, अगर तुमको ध्यान हो तो, हाइब्रिडाइजेशन में एक क्वेश्चन छुड़वाया था, बोला था इस सवाल को सॉल्व मत करना। तो यस जैसे एक सर। इस तरह का केस होता है, मान लो ये केस है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है। जैसे बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, उसको ऐसा समझ लो। बैक बॉन्डिंग जब हम लोग कर रहे थे तो दो एटम के बीच में एक लोन पेयर वाला पार्ट को कोऑर्डिनेट करा रहे थे। बैक बॉन्डिंग ऑलमोस्ट सेम टाइप का चीज़ है रेजोनेंस का। इनफैक्ट रेजोनेंस वाला जो पार्ट है, लास्ट क्लास में शायद से अनूप पूछा भी था, तो रेजोनेंस का ही एक कंडीशनल पार्ट बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। जैसे मान लो कार्बन वाले पार्ट में यहाँ बॉन्ड नहीं होता, तो उस केस में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में डाल सकता था। बट अगर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो भी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में जा सकता है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड ही बनाता है। तो जब कार्बन नाइट्रोजन का इंट्रैक्शन होगा तो उस इंट्रैक्शन के टाइम पे यहाँ का एक बॉन्ड हम लोग ब्रेक करके हटा देते हैं। ब्रेक करके हटाने का मतलब इसको ऐसा समझ लो, जैसे ए और बी के बीच में हम लोग के पास एक बॉन्ड है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग उठा करके ए के ऊपर डाल दें, तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसमें ए और बी दोनों एक एक एटम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ए पे चला गया, मतलब ए का अपना इलेक्ट्रॉन तो वापस आ गया और बी वाले पार्ट का भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ गया, तो ए माइनस बन जाएगा और बी वाले पार्ट पे प्लस बन जाएगा। तो जब भी हम लोग एक बॉन्ड को ब्रेक करके एक ही एटम के ऊपर डालते हैं, लिखने का ये तरीका होता है हम लोग का, जब भी एक बॉन्ड को ब्रेक करके एक एटम के ऊपर डालते हैं, जो जिसका बॉन्ड ब्रेक कर गया उस पर प्लस चार डाल दो, और जिस पे बॉन्ड डाल दिए ब्रेक करके उस पर माइनस चार डाल दो। तो सेम कंसिडरेशन यहाँ पे, इसको उल्टा लिखते हैं अब हम। यहाँ जो डबल बॉन्ड है, इसमें से मतलब कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, इसमें से ऑक्सीजन वाले पार्ट के मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन पे डाल दो, तो यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बचा रहेगा, जिसके ऊपर बॉन्ड को डाले उस पर माइनस चार्ज, जिसके तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो गया उस पर प्लस चार्ज, और उसके अलावा आराम से यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अब उसके बाद नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन के इनकम्प्लीट ऑक्टेट में डाल सकता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर तीन ही बॉन्ड है, तीन बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके एक तरीके से बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा, ओ माइनस बनेगा ही बनेगा, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा। और एक चीज़ शायद ध्यान होगा तुम लोगों को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा मेंशन भी किया था, जैसे अगर ए एटम लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा, तो इसका मतलब है कि हम लोग रिप्रेजेंटेशन में ए के पार्ट से एरो शुरू करते हुए बी पे ख़त्म करेंगे, या फिर इसी चीज़ को ए प्लस और बी माइनस के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं। तो उसको ऐसा समझ लो कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जब कोऑर्डिनेट किया, तो यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए। बट अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म में डालें, तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पहले से प्लस है और एक माइनस आ गया, तो नेट चार्ज कार्बन वाले पार्ट के ऊपर से हम लोग हटा के आराम से जीरो कर सकते हैं। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है और ये जो तीसरा स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल में रेजोनेंस का पार्ट होता है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हम लोग यहाँ कार्बन पे डाले तो बॉन्ड को ब्रेक करके हटाए, ये बीच वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता है। बनता भी होगा तो बहुत अनस्टेबल होता है, इसको काउंट नहीं करते। तो पहला स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर, इसको भी हम लोग आपस में रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। उल्टा भी पॉसिबल है, ऑक्सीजन के लो निगेटिव चार्ज को यहाँ डाले, बॉन्ड को ब्रेक करके ऊपर डाले। इस चीज़ को हम लोग रेजोनेंस में डिस्कस करेंगे, बट एक छोटा सा बेसिक पार्ट ही केवल हम लोग को डिस्कशन करना था यहाँ पे। तो इस केस में पहला पार्ट और लास्ट पार्ट भी एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर सकता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस कर सकता है, तब उस केस में जब भी कोई एटम का लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, तो उसके लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे हम लोग। एक छोटा सा रूल होता है, जैसे मान लो ऐसा केस दे रखा कि नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग के पास तीन कार्बन चेन है,
या फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर ले लेते, ज़्यादा बेटर होगा। NH2 और इसके अलावा यहाँ पे CH2 CH3। तो इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं रेजोनेंस में नहीं जा सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कार्बन का ऑक्टेट वाला पार्ट पूरा है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता इन जनरल। तो इस केस में यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग या कोई रेजोनेंस नहीं है, तो लोन पेयर जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर लोन पेयर जैसा है वैसा ही रहेगा तो 3 बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक कार्बन के साथ बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन अगर इसी केस में NH2 के साथ हम लोग C डबल बॉन्ड O अटैच कर दें, तो लोन पेयर वाले एटम से अटैच्ड एटम पे यहाँ पे अगर एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। और अगर रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर को हम लोग जब भी कभी रेजोनेंस में भेजेंगे तो फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बैक बॉन्डिंग का केस बहुत इफेक्टिव हो जाता है वहाँ पे। तो इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर के लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट जब नहीं करेंगे हम लोग, इसका मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन sp2 कंसिडर करके चलेंगे नाइट्रोजन वाले पार्ट का। ये एक केस क्वेश्चन नंबर 43 45 हमको नहीं मालूम कौन सा था, वो एक क्वेश्चन में छुड़वा रखा है, एक बार देख लेना बस उस चीज़ को। बाकी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे हम लोग तब उस केस में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, इस फैक्ट से 10-12 बार रिपीट करेंगे इस चीज़ को, तुम लोग को आराम से ये चीज़ ध्यान में रहेगा। खैर, तो एक ये क्वेश्चन है जिसको ध्यान रखना है, ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राई सिलाइल अमीन वाले पार्ट में। ट्राई सिलाइल अमीन में बहुत ही इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होने की वजह से लोन पेयर बहुत ज़्यादा डिलोकलाइज होता है, नाइट्रोजन के ऊपर कम एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करके काम करते हैं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, इसका मतलब है कि हम लोगों का जो शेप है वो पिरामिडल के जगह पे प्लानर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और हम कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा भारी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार सोच के देखो। CF2 में और CCl2 में दोनों का नाम भी मेंशन कर देते हैं। CF2 का मतलब हो गया डाई फ्लोरोकार्बीन, 2 फ्लोरीन है इसीलिए डाई फ्लोरो वर्ड यूज कर रहे हैं। और जब कार्बन वाला पार्ट कोवेलेंसी 2 शो करता है तब उस केस में वहाँ पे हम लोग टर्म कार्बीन यूज करके चल रहे होते हैं। बेसिकली कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड होता है केवल, तो इस चीज़ को हम लोग कार्बीन बोलते हैं। और कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इस चीज़ को हम लोग कार्बीन का स्ट्रक्चर आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में जब 2 फ्लोरीन होगा तो डाई फ्लोरोकार्बीन, और दूसरा CCl2 जब लेके चले, मतलब फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे टर्म हम लोग आराम से डाई क्लोरोकार्बीन बोल सकते हैं। तो डाईफ्लोरोकार्बीन और डाईक्लोरोकार्बीन में रिएक्टिविटी कंपेयर करना है। कैसे रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होगा सबको सोचना है तुम लोगों को। कंपेयर द रिएक्टिविटी, और बैक बॉन्डिंग का टॉपिक है तो बैक बॉन्डिंग से ही रिलेट करना है। बहुत अच्छा सवाल है, सोच के देखना ढंग से। CF2 ज्यादा रिएक्टिव है CF2 ज्यादा रिएक्टिव है, रीजन? क्योंकि दूसरे वाले केस में हाँ, कार्बन के पास एक वैकेंट 2p ऑर्बिटल है और ठीक है। क्लोरीन के पास एक। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा टाइम दे दीजिए। अच्छा सवाल है, ढंग से सोच करके देखो, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअल में क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट करेंगे, बट यहाँ एक बार सिखा दे रहे हैं तुम लोगों को ताकि दोबारा जब बोले तो याद रहे। नॉर्मली हम बैक बॉन्डिंग क्लास 11 में नहीं पढ़ाते हैं इसी वजह से, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के सारे केसेस डिस्कस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा।
लेकिन तुम लोग को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग को रेजोनेंस वगैरह सब एक रफ आइडिया दे दिया है, इसलिए डिस्कशन कर ले रहे हैं। ये सब चीज़ें हम क्लास 12 में फिर एक ही साथ पढ़ाना प्रीफर करते हैं, बट टाइम ही नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ कराना होता है स्कूल का सिलेबस कंप्लीट। सबसे बड़ा तो दिक्कत ये है, आधा तो पढ़ाई स्कूल के सिलेबस के चक्कर में खराब रहता है। सर CF2 का ज्यादा होगा क्या रिएक्टिविटी? रीज़न बताओ। सर F के पास मतलब Cl के पास ज्यादा वेकेंट और ऑर्बिटल्स है, सीएल के पास ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो Cl ज्यादा स्पेसिफिक स्ट्रेंथ शो करेगा शायद। लेकिन फिर उसमें एक बात है कि 2p और 3p बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं होता है, तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो दोनों में से किसके हिसाब से काम करे इसमें कंफ्यूजन चल रहा है ना। हाँ एक्चुअल में दोनों ही चीज़ गलत बोल रहा है। हमेशा बैक बॉन्डिंग पहले कौन करेगा, मतलब लोन पेयर कौन डोनेट करेगा और लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, ये पहचानना सबसे मस्ट कंडीशन होता है। उसके बिना काम नहीं कर सकते। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वही पार्ट बैक बॉन्डिंग में ज़्यादा इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा या लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी में होगा। कार्बन वाले पार्ट के ऊपर दो बॉन्ड है और दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के जैसा रहा, तो कार्बन के ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो प्रेफरेबली लेविस एसिड बनना चाहेगा कि क्लोरीन वाला पार्ट। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड मिल गया मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। तो क्लोरीन वाले पार्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑल्दो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये लेविस एसिड बन सकता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है जबकि कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ये पार्ट प्रेफरेबली लेविस एसिड बनना चाहेगा, तो दूसरे को फिर लेविस बेस बनना पड़ेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है। एक्सेप्शन है क्या? इसका एक्सेप्शन? ऑल्दो जैसे जितने हम लोग केसेस पढ़ के चल रहे हैं तो वो सब एक्सेप्शनल केसेस ही हैं, उन्हीं एक्सेप्शंस को हम लोग जस्टिफाई करने के लिए बैक बॉन्डिंग टॉपिक चला रहे हैं। तो बैक बॉन्डिंग टॉपिक के अंदर ये सब एक्सेप्शन बोलना गलत होगा। ऑल्दो ये सारा का सारा केस हम लोग एक्सेप्शन ही एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, बट क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से एक सब ये सब एक्सेप्शंस निकल के आए थे तो इसीलिए एक्सेप्शन बोलना गलत होगा। इस टॉपिक में एक्सेप्शन बोलना गलत होगा, तो इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉजिकल है, मतलब ये चीज जब रिलेट कर दिया कि लेविस एसिड कौन सा होगा लेविस बेस कौन सा होगा, अब इसके बाद रिलेट करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। सोच के देखो ढंग से। इस सवाल को हम थोड़ा आसान बना सकते थे, मतलब इस केस में कंपेयर रिएक्टिविटी की जगह पे कंपेयर लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ बोल सकते थे, तो इससे सवाल थोड़ा सिंपल होता। हम सवाल को भारी बना के रखना चाह रहे हैं, हम सवाल को सिंपल नहीं रखना चाह रहे। जब लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं तो तुमको समझ में आ जाता कि हाँ भाई ठीक है, कार्बन वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लेविस एसिड है, तो इसके स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो इसीलिए हम लेविस एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह पे रिएक्टिविटी कंपेयर करने बोल रहे हैं। बताओ भाई जल्दी। सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग शो करेगा। अरे अब नहीं रे नालायक, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं शो करेगा। अभी ऊपर एक चीज मेंशन किया था, कहाँ गया?
ये पार्ट इलेक्ट्रॉन नहीं देना सर। ये पार्ट अलोंग द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग केवल अलोंग द पीरियड कंपेयर करते हैं। तो हम लोग का लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, BS3 BF3 BCl सॉरी BF3 BCl3 BI3, इन सब में लेविस एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करो। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से थोड़ा ना काम कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ओवरलैप के नेचर के हिसाब से काम कर रहे थे, बैक बॉन्डिंग के इफेक्टिवनेस के हिसाब से काम कर रहे थे। तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक्चुअल में साइज का फैक्टर आता है, जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर आता है। उससे कंपेयर करके देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केवल अलोंग द पीरियड कंपेयर करना और कहीं कंपेयर मत करना। ट्राई करके देखो। चलो हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। CF2 में ज़्यादा होगा। CF2 वाले पार्ट में बैक बॉन्डिंग का अगर हम लोग कंपैरिजन करके चले तो जैसे CF2 में जब हम लोग बैक बॉन्डिंग कराएंगे तो सेम कंडीशन है, कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कार्बन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब फ्लोरीन वाला पार्ट बैक बॉन्डिंग शो करेगा, बट उससे मतलब नहीं है बैक बॉन्डिंग हो रहा है। दूसरा, जब हम लोग डाई क्लोरोकार्बीन लेके चलेंगे तब भी उस केस में क्लोरीन वाला पार्ट आराम से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो बैक बॉन्डिंग दोनों केसेस में होगा, लेकिन पहले वाले केस में नेचर ऑफ बैक बॉन्ड क्या होगा बताओ? P2P। पाई बॉन्ड। नहीं, पाई बॉन्ड नहीं बोलने का है, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं ये बोलना होता है। तो कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है मतलब 2p, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2p, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। नीचे वाले केस में कार्बन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 2p ही होगा, और जो डोनर एटम होता है उसके वैलेंस शेल से मतलब रखते हैं हम लोग, जो एक्सेप्टर एटम होता है उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात कर सकते थे, बट क्लोरीन डोनर एटम है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल से मतलब रख रहे हैं 3s2 3p7। तो इस केस में हम लोग के 2p 3p ओवरलैप की बात कर रहे हैं, और इन दोनों में जो बैक बॉन्डिंग का नेचर है 2p 2p पाई बॉन्ड, और नीचे वाले केस में 2p 3p पाई बॉन्ड, तो ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किसमें होगा? 2p वाले पार्ट में। तो ऐसा आराम से यहाँ पे लिखते हुए हम लोग काम कर सकते थे कि हम लोग का इफेक्टिवनेस ऑफ बैक बॉन्डिंग CF2 में ज़्यादा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ऐसा लिख देते हैं हम केवल, मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग इन CF2। और जितना इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगा कार्बन का ऑक्टेट उतना ही ज़्यादा कंप्लीट होगा। कार्बन का ऑक्टेट अगर ज़्यादा कंप्लीट होगा तो ऐसा लिख देते हैं, मोर इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग इन CF2, देयरफॉर मोर completed octet, more stability. more completed octet in CF2। और अगर ऑक्टेट ज़्यादा completed है तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट हम लोग ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कंसिडर कर सकते थे जैसे स्टेबिलिटी वाला पार्ट हायर लिख सकते थे, और अगर हम लोग लेविस एसिडिक कैरेक्टर के टर्म में काम करते हैं तो उस केस में जितना ऑक्टेट कंप्लीट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटेगी, उस केस में लेविस एसिडिक कैरेक्टर वाला पार्ट उतना ही कम होगा। तो ऐसा ऐसा नीचे लिख सकते थे, और लोअर लेविस एसिडिक कैरेक्टर। और जब हम लोग स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। जितना ज़्यादा घटेगा। स्टेबल होगा, हाँ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी वाला पार्ट उतना ही कम होगा। या फिर जितना स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, स्ट्रॉन्गर का मतलब ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है, जैसे HCl है वो ज़्यादा कोरोसिव नेचर का है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है। जो वीक एसिड है वो कम रिएक्टिव नेचर का होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो वीक एसिड है, कम रिएक्टिव नेचर का हुआ। तो जितना रिएजेंट उतना ही ज़्यादा हम लोग रिएक्टिविटी कंसिडर कर सकते थे। जब उल्टा ऑर्डर होगा लोअर लेवल एसिडिक कैरेक्टर तो उस केस में रिएक्टिविटी वाला पार्ट भी आराम से कम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इसलिए स्टार मार्क किया है, काफ़ी अच्छा सवाल है, रिपीट करेंगे इस चीज़ को, बहुत दिनों बाद रिपीट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सबसे लास्ट के 10% में ये टॉपिक आएगा। हम लोग एक टॉपिक ही डिस्कस करते हैं बेसिकली वहाँ पे, कार्बीन मैकेनिज्म, ये नाम होता है कार्बीन मैकेनिज्म। उस टाइम पे ये टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे ये हम लोग रिएक्टिविटी का सीरीज कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ सवाल और करते हैं। एक सवाल तो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड था जो लास्ट क्लास में बोला था कि मेंशन भी करेंगे, जैसे Cl2O में, H2O में और H2F में बॉन्ड एंगल कंपेयर, सॉरी F2O में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, तो तुम लोग ये काम करो, Cl2O और H2O में बॉन्ड एंगल, H2O भी नहीं कर सकते, Cl2O और किस में बॉन्ड एंगल कंपेयर करें भाई? पहले तुम लोग ये काम कर लो, पहले H2O में
और F2O में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करके देखो बॉन्ड एंगल ज़्यादा किसका होगा। ऊपर वाले H2O में ज्यादा रहेगा। किस में ज़्यादा रहेगा? H2O में। H2 वाले पार्ट में ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल। क्यों ऐसा? क्योंकि जो एटम मतलब कि जो सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम नहीं है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है हाँ, क्लोरीन को। जब बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। अगर Cl2O और F2O में कंपैरिजन करेंगे तो भी उस केस में Cl2O का एंगल ज़्यादा निकल के आना चाहिए। प्रॉब्लम इन दोनों में आता है, H2O और Cl2O वाले पार्ट में। और एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो बिल्कुल ही absurd है, बट क्योंकि बैक बॉन्डिंग का केस है तो एक थोड़ा सा पार्ट इसमें हम लोग को एडिशन में लेके चलना होता है। हम लोगों का जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है एक टेट्राहेड्रल वाले शेप में, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है बट 2 बॉन्ड पेयर है, तो आइडियल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड एंगल डिक्रीज करके 109 से थोड़ा छोटा निकल के आना चाहिए। तो H2O में बॉन्ड एंगल 104 के अराउंड निकल के आता है। F2O का एंगल हमको नहीं मालूम बट इससे भी लोअर निकल के आता है। लेकिन Cl2O में बॉन्ड एंगल वाला पार्ट अप्रोक्सीमेटली 111 डिग्री के अराउंड निकल के आता है। मतलब बॉन्ड एंगल घटने के बजाय बढ़ गया। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अब जैसे ये एंगल में एक्सेप्शन का केस है, बट बैक बॉन्डिंग के वजह से एक्सेप्शन हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग में एक्सेप्शन का केस नहीं है, एंगल में एक्सेप्शन का केस है। तो इस केस में होता क्या है, ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोग के पास लोन पेयर है और क्लोरीन वाले पार्ट के ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये पार्ट आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा मतलब बैक बॉन्डिंग आराम से करा सकता है। अगर बैक बॉन्डिंग कराएगा तो बेसिकली ऑक्सीजन वाला पार्ट दोनों क्लोरीन के साथ आराम से डबल बॉन्ड टाइप का फॉर्मेशन करा पाएगा। तो सिंगल बॉन्ड के जगह पे यहाँ पे डबल बॉन्ड टाइप का फॉर्मेशन हुआ, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो इसके वजह से दो चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि लोन पेयर अगर डिलोकलाइजेशन में है तो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, पहला कंसिडरेशन। और दूसरा कंसिडरेशन ये कि हम लोग जब वेस्पर थ्योरी की बात करते थे तो वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट में डबल बॉन्ड का रिपल्शन का फैक्टर ज़्यादा होता था एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। इस केस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से जो हम लोगों का बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। और अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीज किया, इसका मतलब जो हम लोग का यहाँ पे एंगल थीटा वाला पार्ट है, ये थीटा वाला पार्ट एंगल इंक्रीज करेगा। तो बैक बॉन्डिंग होने के वजह से यहाँ पे एंगल 109 से छोटा होने के बजाय थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। एक ये ऑर्डर है जिसको याद रखते हुए काम करना है बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन में। जो बॉन्ड एंगल था तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन वहाँ छुड़वाया भी था कि बैक बॉन्डिंग का ये एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। Cl2O को जब F2O से रिलेट करेंगे तो आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। H2O को जब F2O से रिलेट करेंगे तो भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब Cl2O को H2O से रिलेट करेंगे तब उस केस में कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग। बैक बॉन्डिंग के एप्लीकेशन की वजह से एंगल हम लोग का ज़्यादा निकल के आ जाता है। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। नोट कर लो इस चीज़ को। सर हाँ बोलो। एक डाउट है, बोलो। Cl2O के केस में Cl और O दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, हाँ, तो फिर क्यों हो रहा है बैक बॉन्डिंग? क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होने का मतलब है कि ये आराम से लेविस एसिड के जैसा बिहेव कर सकता है। और बैक बॉन्डिंग होने के पीछे रीज़न ऐसा हो सकता है, मतलब एक चीज़ तो है कि बैक बॉन्डिंग हो रहा, ये है कि क्यों हो रहा, तो ऐसा बोल सकते हैं, लॉजिकली ऐसा बोल सकते हैं। जैसे 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर में रिपल्शन है। अगर रिपल्शन है तो ये बैक बॉन्डिंग में जब चला जाएगा तो इन दोनों का जो खुद का रिपल्शन है उसका फैक्टर थोड़ा डिक्रीज करेगा। तो इस वजह से बैक बॉन्डिंग हो पा रहा है। एक और चीज़ ऐसा बोला जा सकता है, जैसे इसका काउंटर क्वेश्चन कोई कर सकता है कि सर क्लोरीन के पास भी तो 3 लोन पेयर है, तो इस केस में भी तो रिपल्शन, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो और एक्स्ट्रा रिपल्शन मिलेगा ही, मतलब इधर का रिपल्शन घटेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर का रिपल्शन घटेगा, बट जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर साइड रिपल्शन बढ़ेगा। लेकिन शायद तुम लोग को एक एक्सेप्शन याद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले पार्ट का, कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इन जनरल साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्लोरीन वाले पार्ट में जस्ट उल्टा निकल के आता है, क्योंकि साइज का फैक्टर ज़्यादा बड़ा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन के एडिशन से उतना रिपल्शन का फैक्टर नहीं आता जितना फ्लोरीन में हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन वाला पार्ट अपने लोन पेयर को क्लोरीन की तरफ डोनेट करेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, मतलब एक तरफ रिपल्शन घटेगा बट दूसरे तरफ रिपल्शन बढ़ेगा।
लेकिन क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वो बाहर के आए हुए इलेक्ट्रॉन को इजीली एकोमोडेट कर पाएगा, मतलब रिपल्शन का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा होगा। तो ये जो बैक बॉन्डिंग का केस है, ऐसा थोड़ी कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद नहीं होता, ऊपर जैसे बहुत सारे केसेस लेके चले थे, ट्राई मिथाइलामीन, ट्राई सिलाइलामीन, तो इसमें भी तो यही चीज़ था। जो सिलिकॉन है ये 4 बॉन्ड बना रखा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसा जरूरी नहीं कि लेविस एसिड के जैसा बिहेव नहीं कर सकता। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, बेसिकली कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, पी एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पी वाले में ही चला गया, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तब उस केस में कंपाउंड लेविस एसिड के जैसा बिहेव कर सकता है, इंट्रैक्शन थोड़ा पुअर नेचर का हो लेकिन बिहेव करेगा लेविस एसिड के जैसा, मतलब बैक बॉन्डिंग करा सकता है आराम से। और कोई डाउट? बोलो भाई, और कोई डाउट किसी को? चलो अगर डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो, एक या दो क्वेश्चन होंगे शायद मेरे से। हाँ, ट्राई करके देखो। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट इज बेंट मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर भी नोट कर देते हैं। CH3 10 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट का स्ट्रक्चर ये होता है। इज बेंट वेर एज सिलाइल आइसोसाइनेट SiS3 10 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O is linear. Why? due to back bonding. No back bonding. Due to back bonding, चलो ठीक है। और बाकी रीजन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, एक बार सोच के देख लो क्या रीजन होना चाहिए। सिंपल सा केस है। सर मोबाइल में भी आवाज नहीं आ रहा। तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अच्छा आ गया। तुम्हारे तुम्हारे कान में तो आवाज नहीं आ रहा ना, ऐसा तो केस नहीं है। नहीं अभी आ रहा है, तो अभी ऐसा कि कान है मशीन है, बीच में सही हो जा रहा है फिर खराब हो जा रहा है। कान में मशीन है तेरे? नहीं कान है मशीन है, जो बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में जा रहा है। तो हो सकता है कि तुम्हारा जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जा रहा होगा। तुम्हारा कान के साथ जो दिमाग का कनेक्शन है वो बीच बीच में कट हो जा रहा है, बीच बीच में जुड़ जा रहा है, कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, बारिश का मौसम चल ही रहा है, मॉइस्चर घुस गया होगा। कान का मशीन कंटिन्यू डिस्प्लेस हो कंटिन्यू, जाता मेरी हो। गलती मेरी गलती, सॉरी। नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी है, मतलब मॉइस्चर अगर घुस गया होगा तो फिर अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा तुम्हारा, इसलिए कभी कभी कनेक्शन मैच कर रहा है तो आवाज आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा। मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल अच्छा है, मोबाइल पे डाउट मत करना। चलो ध्यान दो, नाइट्रोजन वाले पार्ट में लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर कहीं बैक बॉन्डिंग में नहीं जा सकता, यहाँ पे एटलीस्ट CH3 के साथ तो बैक बॉन्डिंग में नहीं जा सकता। तो फर्स्ट वाले केस में बैक बॉन्डिंग नहीं है, जबकि दूसरे वाले केस में सिलिकॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हो सकता है। और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से जैसे मालूम पड़ गया हम लोग को लीनियर शेप है, तो लीनियर शेप कहाँ पे आता है, कौन से हाइब्रिडाइजेशन में? SP. SP। तो इस केस में बैक बॉन्डिंग है और SP हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, इसका मतलब लोन पेयर वाला पार्ट हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग काफ़ी इफेक्टिव रहा होगा, जिसकी वजह से लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर रहा है, SP हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर SP हाइब्रिडाइजेशन है तो हम लोग का शेप लीनियर निकल के आएगा। ये सब केसेस याद रखने पड़ेंगे एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग के, ऐसा नहीं कि हमको मतलब ये क्वेश्चंस वाले पार्ट को समझ लेंगे उस टाइम पे एग्जाम में आएगा, तो ये केसेस बैक बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में जो है उनको याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। पहले वाले केस में बैक बॉन्डिंग नहीं है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उस केस में ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर आराम से निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन with dimethyl ether
डाइमिथाइल ईथर इज easy with respect to diacetyl ether. Why? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। वाह, तुमको हम प्राइज भिजवा रहे हैं बारिश के मौसम में से क्या? पानी का एक बाल्टी भिजवाएंगे तो तुमको प्राइज के फॉर्म में। एक्सप्लेन करो ढंग से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग में क्या हुआ? पहले तो ये नाम बहुत मैटर करेगा। डाई मिथाइल ईथर का मतलब क्या है, डाइसिलाइल ईथर का मतलब क्या है? तो ईथर वर्ड कभी सुना नहीं है तो ऐसा समझ लेना, जब एक ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन होता है तब उस केस में उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। और डाई मिथाइल ईथर बोला तो मिथाइल का मतलब एक्सप्लेन किया था CH3 और CH3। तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ CH3 होगा तब उस केस में डाई इथाइल ईथर आराम से, सॉरी, डाई मिथाइल ईथर बोल सकते हैं आराम से। जबकि डाई सिलाइल ईथर बोलना होगा तो ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ SiS3 आराम से मेंशन करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे डाई सिलाइल ईथर हो जाएगा। सवाल पढ़ के देखो एक बार और ढंग से सोच के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है और उससे बैक बॉन्डिंग का क्या रिलेशन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, और ये टर्म हम लोगों ने पहले यूज किया है कहीं पे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सर हाँ, डाइमिथाइल ईथर में ज्यादा इजी होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एज कंपेयर टू डाइसिलाइल ईथर। वो तो लिख रखा है। सर बोल रहे हैं सर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर है वो हाँ, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा इन केस ऑफ डाइसिलाइल ईथर। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर में नहीं करेगा वो। तो ठीक उसमें है, बैक बॉन्डिंग अगर नहीं होगा हाँ, तो ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा लोन पेयर डाइसिलाइल ईथर में। ठीक तो है। वो उतना ही कम पार्टिसिपेट कर पाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। इसलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डाइमिथाइल ईथर में ज्यादा आसान होगा। क्या बोल दिया, नहीं समझ आया, फिर से बोल। पहले वाले केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, दूसरे वाले केस में बैक बॉन्डिंग होगा, अब इसके आगे क्या? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा दूसरे डाइसिलाइल वाले ईथर केस में। में, ठीक है। तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन पे कम प्रेजेंट रहेगा। हाँ, तो तो कॉम्प्लेक्स उसका फॉर्मेशन से क्या रिलेशन है इसका? तो वो अगर ऑक्सीजन पे कम प्रेजेंट रहेगा तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो अगर हाँ, वो ऑक्सीजन पे ही कम प्रेजेंट रहेगा तो यानी वो कम डोनेट कर पाएगा, यानी बिल्कुल कम ठीक है। चांस है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जैसे सबसे पहला पार्ट तो इसमें ये था जो तुम लोगों को डिस्कस भी किया था, लेविस एसिड और लेविस बेस मिलके क्या बनाएगा। तो उस केस में बोला था एक तो एडक्ट का फॉर्मेशन करता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लेविस एसिड और लेविस बेस के इंट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं, बस यहाँ पे टर्म एडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो दोनों केसेस में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो लेविस बेस के पार्ट के जैसा बिहेव कर सकता है। तो लेविस बेस किसी भी लेविस एसिड के साथ मिल के आराम से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा सकता था। तो दोनों में जहाँ पे लेविस बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कराना चाहेगा। तो पहले वाले केस में बैक बॉन्डिंग नहीं है जबकि दूसरे वाले केस में बैक बॉन्डिंग है। इसका मतलब दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, तो ऑक्सीजन पे कम एग्जिस्ट करेगा। और अगर ऑक्सीजन पे कम एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये है कि बाहर वाले को देने के लिए कम एग्जिस्ट करेगा, लेविस बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट कम निकल के आएगा। तो सीधा ऐसा कर सकते हैं हम लोग, लेविस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। बेसिकली लेविस बेसिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में हम लोग CH3 OCH3 का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रख सकते हैं एज कम्पेयर टू SiS3 OSiS3। और अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इस केस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी ज़्यादा इजीली बन रहा होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं हम लोग। सर लिगेंड क्या होता है? लीगेंड बेसिकली लेविस बेस ही होता है। जैसे मान लो ये CN- है, तो जैसे ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, मतलब जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास वगैरह सब कैलकुलेट कर रहे थे तो मॉलिक्यूलर मास सब के कैलकुलेशन में इस तरह का कंपाउंड बताया था तुम लोगों को कि बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंपाउंड को लिखा करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल CN हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नॉर्मली जैसे आयरन वाला पार्ट D ब्लॉक का एलिमेंट है, और D ब्लॉक का एलिमेंट
प्योरली बहुत मेटेलिक कैरेक्टर भी नहीं शो करता, मतलब कि केवल आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। इसलिए डी ब्लॉक को हम लोग ना आयनिक बॉन्डिंग में रखते हैं ना कोवेलेंट बॉन्डिंग में रखते हैं, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। तो इस केस में ये जो आयरन के साथ जो CN वाले पार्ट, साइनाइड वाले पार्ट के 6 एटम्स है, वो 6 एटम्स वाले पार्ट में हर जगह पे अगर ढंग से देखो तो CN माइनस है बेसिकली, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि कार्बन वाले पार्ट का ऑक्टेट पूरा कराना था, नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। तो इस केस में जो हम लोग के पास 6 CN वाले पार्ट हैं, उन सारे के सारे CN में जो माइनस चार्ज है, वो माइनस चार्ज वाला पार्ट बेसिकली एक लोन पेयर के जैसा बिहेव कर रहा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आराम से डोनेट कर सकता है, मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये CN माइनस वाला पार्ट, जैसे CN माइनस है, अगर ये H प्लस के साथ कंबाइन करता, तो इस चीज़ को हम लोग बेस बोल देते हैं, क्योंकि बेस का मतलब होता है जो आइदर वाटर में डालने पे OH माइनस दे या फिर जो H प्लस के साथ कंबाइन करे। बट यही CN माइनस अगर लेवियस बेस के जैसा बिहेव करते वक्त किसी एक पार्टिकुलर एटम को या किसी मेटल वाले पार्ट को जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कराएगा, तो इसको हम लोग लेवियस बेस ना बोल करके इस चीज़ को लिगेंड बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब लेवियस बेस का ही दूसरा नाम है एक तरीके से लिगेंड। जैसे अभी हम लोग कंसिडरेशन लेके चल रहे थे, जैसे शायद लास्ट क्लास में बताया भी था तुम लोगों को, या उससे पहले ही बताया था, हम लोग एक और टर्म यूज़ करते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो पॉलिथ जब, हाँ, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ करते हैं तो यही CN माइनस जैसे इस तरह का रिएक्शन होता है। अभी लिख देते हैं रिएक्शन। जैसे मान लो बचपन में रिएक्शन पढ़ा था, जिंक वाला पार्ट, बचपन में नहीं तो कुछ लोग तो अभी पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, जिंक वाला पार्ट कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाता है और साथ ही साथ कॉपर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो सिमिलर टाइप से ऐसा एक रिएक्शन होता है। मान लो CH3Cl है, और ये पार्ट जब CN माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो उस केस में जो Cl है उसको CN साइनाइड वाला पार्ट रिप्लेस करके Cl माइनस को बाहर निकाल देता है। और ऐसा होना पॉसिबल भी है, जैसे अगर ढंग से देखो तो कार्बन के साथ क्लोरीन का बॉन्ड और कार्बन के साथ CN का बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा। कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है और उसके अलावा एक CN का बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। जबकि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का बॉन्ड, तो कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, दूसरा कार्बन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं भी यूज़ करें तो 2p3p ओवरलैप, 2p2p ओवरलैप, इसका मतलब बेसिकली हम लोग के प्रोडक्ट के साइड में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। अगर बॉन्ड लेंथ कम है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो जब भी कभी अनस्टेबल रिएक्टेंट हुआ, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। जब भी कभी स्टेबल रहा कोई भी स्पीसीज, मतलब लेस नॉट रिएक्टिव है, या फिर ज़्यादा स्टेबल है, लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं। तो उस केस में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करके आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सेम टाइप से मोर रिएक्टिव कंपाउंड आराम से लेस रिएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ जो CN माइनस है ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करके क्लोरीन को यहाँ से हटा देता है। तो उस केस में यहाँ जब CN माइनस वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है, तो इसी चीज़ को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेविस बेस ना बोल करके न्यूक्लियोफाइल बोलना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में जैसे लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भारी बोलते हैं, हमको वो चीज़ भारी इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से सोचते हैं। जैसे कुछ तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा ये कौन सा रिएक्शन का है, बट कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे टाइप का सवाल अगर फ्रेम करना चाहें तो बिल्कुल बेसिक पार्ट, मतलब एसिड बेस के इंटरेक्शन से रिलेट करना होता है। कुछ भी हो जाए सवाल में, कुछ भी हो जाए, हमेशा एसिड आइडेंटिफाई करो, हमेशा बेस आइडेंटिफाई करो और दोनों के बीच में रिएक्शन करो, आराम से प्रोडक्ट बन जाता है और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पार्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि एसिड वाला पार्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो पूरे कंपाउंड के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक पार्ट है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिडिक पार्ट है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन हम लोग वहाँ पे लेविस एसिड और लेविस बेस वर्ड यूज ना करके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वर्ड यूज करते हैं। जो लेविस एसिड है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और जो लेविस बेस है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। हम लोग इन टर्म्स में सारा का सारा डिस्कशन यूज करते हैं। तो है वही लेविस बेस जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहा तो वहाँ लिगेंड वर्ड यूज कर लेते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा तो न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोग वैसे तो
लिगेंड फॉर्मेशन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रिसाइजली हम लोग लिगेंड बोलते हैं, बट अदरवाइज नॉर्मली हम लोग लेविस बेस वाला पार्ट बोल के काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? सर हाँ, AgCN2 माइनस का शेप लीनियर क्यों होता है? एक सेकंड रुक जा। Ag CN2 माइनस। CN2 माइनस का शेप लीनियर क्यों होता है? कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हो जाएगा। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल हो जाएगा इसीलिए क्या एजी का? नहीं भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन। सर इसका कोवैलेंसी 2 होता है क्या? डी ब्लॉक में हम लोग कोवेलेंसी का पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं। डी ब्लॉक की चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल टाइप का पार्ट है। एक्चुअल में यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहता है, बट डी ब्लॉक के केस में जो लोन पेयर है उससे मतलब नहीं होता। डी ब्लॉक के केस में केवल कितने बॉन्ड्स मिले उससे मतलब होता है, मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने इससे मतलब होता है। और भी चीज़ों से मतलब होता है, जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड लेके चलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। एक तो 4 होना चाहिए, मतलब CN लेके चल सकते हैं, और उसके अलावा DsP2। DsP2 का मतलब हो गया अंदर में डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, बाहर वाले पार्ट में 4sp2। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फेरस कोबाल्ट निकल 26 27 28, फेरस कोबाल्ट निकल। तो जब हम लोग निकल लेके चलेंगे तो इसका मतलब 3D8 निकल के आना चाहिए, और 3D8 का मतलब हो गया 4 में आराम से फिट हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ, मान लो अगर इस तरह का केस रहा, नहीं इसमें S वाला पार्ट खाली नहीं हो पाएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन लेके चलना पड़ेगा। NiCN2 माइनस, तो 4s2 3D8, तो S खत्म हो गया +2 के हिसाब से, और 8 वाले पार्ट में। हाँ ठीक है, जैसे ये अगर कंपाउंड दे रखा हम लोग के पास NiCN4 2 माइनस, तो NiCN4 वाले पार्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे यहाँ पे निकेल वाले पार्ट के ऊपर 4CN है, अगर 4CN है तो हम लोग बोल सकते थे कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट एक्चुअल में यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे होता है इसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन कमांड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में मतलब NiCN4 2 माइनस वाले पार्ट में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन कुछ नया ही टाइप का रहता है, DsP2। यहाँ पे sp3 टाइप का पार्ट नहीं आता। लेकिन एक चीज़ होता है कि हमको यहाँ पे जैसे DsP2 का मतलब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हम लोगों का निकेल वाला पार्ट है, उस निकेल का वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन अगर निकाले मान लो, तो निकेल वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर है 28, तो वैलेंस शेल में 4s2 के बाद 3D8 आएगा। तो अगर हम लोग Ni2 प्लस लेके चलेंगे तो 4s0 3D8 आएगा। मान लो 3D8 को डी ब्लॉक में भरना है हम लोग को डी ऑर्बिटल में, तो अगर हम लोग पेयर के फॉर्म में भरते हैं, ये पेयर के फॉर्म में क्यों भर रहे हैं इसका भी रीज़न है, बट अगर हम लोग पेयर के फॉर्म में भरते हैं तो बेसिकली हम लोग का 4D ऑर्बिटल खत्म हो गया, और उसके बाद ये जो 3D है, उस 3D के आगे हम लोग के पास 4s होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, और उसके अलावा 4p वाला पार्ट होगा। तो हम लोग के पास अगर अंदर एक d ऑर्बिटल खाली रह गया 3D में, तो आराम से d ऑर्बिटल ये 3D वाला पार्ट 4s के साथ और 4p के 2 ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना सकता है। तो ये जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन के पेयर से हम शेप वाला पार्ट को डिटरमाइन नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग केवल ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रखा है निकेल वाले पार्ट के ऊपर, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट को हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में कंसिडर कर रहे होते हैं जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेके चलते हैं तब। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे AgCN2 है, तो AgCN2 वाले पार्ट में दो तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो केवल दो ही स्टेरिक नंबर में काउंटिंग चलेगा, लोन पेयर वाला पार्ट अपने काम का नहीं रहेगा। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर शेप आराम से बोल सकता है। और कोई डाउट? बोलो भाई, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं और किसी को? चलो ठीक है, तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से पहले हम ब्रिज बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे,
ब्रिज बॉन्डिंग थोड़ा छोटा टॉपिक है, उसमें गिने चुने 4-5-6 एग्जाम्पल्स ही है। और ब्रिज बॉन्डिंग वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। बैक बॉन्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, थोड़ा ध्यान रखने लायक केसेस होते हैं इसमें। जो भी केसेस थे वो सारे के सारे केसेस तुम लोग को डिस्कस कर लिए, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। केसेस ध्यान रखने होंगे, जितने केसेस करा सब ध्यान रखने होंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ब्रिज बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कशन करेंगे, और हम लोगों का टॉपिक 2 दिन में केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें अच्छा नहीं, 2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, और पार्ट उसमें बचा हुआ है, आयनिक बॉन्डिंग वाला पार्ट। आयनिक बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक पार्ट डिस्कस करना होगा कि आयनिक बॉन्डिंग होता क्या है, उसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं, और उन फेवरेबल फैक्टर्स के अलावा फिर हम लोग कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक छोटा सा टॉपिक होता है पजांस रूल। जैसे तुम लोगों को ये टर्म मेंशन किया था डाइप, क्या फिर Z होता है ना? क्या होता है? अरे जेड होता है, जे होता है, हमको तो ध्यान है कि जे होता है, ठीक है। बाकी साइंस में एक चीज सुना है कि साइंस में स्पेलिंग मिस्टेक अलाउड होता है, उसमें दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकल एरर भी चलता है। जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है, वो डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में हम लोग आयनिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे थे, मतलब एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर कंपेयर कर रहे थे। जबकि फाजांस रूल में उल्टा करते हैं हम लोग, एक आयनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर रहे होंगे, तो उस केस में हम लोग फाजांस रूल का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग का ये पूरा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग टाइम के साथ धीरे धीरे करके कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया करेंगे आराम से। मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग, जब मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग होगा तो वहाँ पर टर्म मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसमें 2-3 मॉडल्स एक्चुअल में, जैसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं हम लोग, और दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं, कुछ बोलते हैं वो टर्म ध्यान नहीं आ रहा। 2 तरीके का मॉडल हम लोग कंसिडर करके चलते हैं उसमें। जैसे मेटल वाले पार्ट दूसरे मेटल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, तो इतने सारे सोडियम के एटम्स आपस में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि रिपल्शन होना चाहिए मेटल मेटल में, तो कोई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, उधर भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब मेटल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग बोलेंगे। जब नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब मेटल्स नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जनरली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर लैटिस करते हैं। क्या होता है? क्या लैटिस। लैटिस क्या होता है? तुम लोगों को ऑक्टाहेड्रल शेप बताया था, ऑक्टाहेड्रल शेप और टेट्राहेड्रल शेप। यस सर, sp3d2। हाँ हाँ, यस सर। उसका शेप भी तुम लोगों को दिखाया था कि जैसे एक क्यूब के अंदर हम लोग शेप की बात कर सकते हैं, क्यूब वाले पार्ट के अंदर हम लोग टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल शेप आराम से बोल सकते हैं। जब एक आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे NaCl है, तो एक आयनिक कंपाउंड वाला पार्ट जब अपने आप को गैसियस फॉर्म वाले पार्ट से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो सॉलिड फॉर्म के कन्वर्जन के टाइम पे वो अपने आप को एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करता है। पार्टिकुलर अरेंजमेंट मतलब पार्टिकुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में कन्वर्ट करके चलता है। उसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वाले पार्ट को हम लोग लैटिस बोलते हैं। या आयनिक एक बॉन्ड जब बताएंगे तो आयनिक बॉन्ड में सबसे शुरुआत में ये चीज डिस्कशन करेंगे कि लैटिस क्या होता है, और दूसरा लैटिस एनर्जी क्या होता है। ये गलती से सवाल में आ गया था, मतलब 2 सवाल तो मैंने थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था जो उसमें दे रखा था। एक क्वेश्चन था उसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी के लिए फेवरेबल कंडीशन सब कौन सा था, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली हम देखे नहीं थे, उस क्वेश्चन को हटाना था, बट मेरे ध्यान वो थर्ड ऑप्शन नहीं गया, केवल हम देखे थे इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो हमको लगा इलेक्ट्रोवैलेंसी तो पढ़ाई रखे इसलिए बन जाएगा ये चीज़। उसमें हम लैटिस एनर्जी नहीं देखे थे, वो एक सवाल थोड़ा सिलेबस से बाहर का था। बट लैटिस एनर्जी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड पार्ट है। जब भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो आयनिक कंपाउंड अपने आप को हमेशा कुछ पार्टिकुलर अरेंजमेंट्स में अरेंज कर रखा होता है। बहुत सारे शेप होते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और इन्हीं सब स्ट्रक्चर में काउंटर आयन भी फिटअप होते हैं। मतलब NaCl का एक पार्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिस चीज़ को हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जिंक सल्फाइड वाला पार्ट एक पार्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर रखता है, इस चीज़ को हम लोग जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये सब चीज़ें पढ़नी है तुम लोगों को, इसका कुछ पार्ट एक्चुअल में पढ़ना है जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तब। तो सॉलिड स्टेट वाले पार्ट में जो भी मॉलिक्यूल, जो भी मेटल वाले पार्ट है, वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस किस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के स्ट्रक्चर्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बेसिकली लैटिस बोला जाता है। कोई भी मेटालिक पार्ट या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड किस तरीके से नेचर में अरेंज्ड वे में एग्जिस्ट करता है,
उन अरेंजमेंट्स वाले पार्ट को हम लोग लैटिस बोलते हैं, और उसी से रिलेटेड हम लोग लैटिस एनर्जी वाले पार्ट को रिलेट करते हैं। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ब्रिज बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टाइम लगेगा, उसका एप्लीकेशन बहुत सारा है, बट ब्रिज बॉन्डिंग प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में आयनिक बॉन्डिंग वाला पार्ट शुरू कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।